गुरुवार 22 जुलाई शाम को 5-5:30 बजे ये हादसा हुआ। नमस्कार, मैं रोहन। हम जब भी बात करते हैं संसाधनों की या फिर वो संसाधन जो हमें पृथ्वी से मिले हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सीमित है। और इन संसाधनों को हम यूज़ करते समय भी जो भी शिक्षाविद है या फिर जो भी लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ऑफ द ट्रैक हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। आज मैं दिल्ली से आया हूँ। रायगढ़ महाराष्ट्र का एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 24 तारीख को मूसलाधार वर्षा हुई। और ऐसे में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, शायद आप मेरे पीछे एक ऐसा मंजर देख रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मिट्टी दिख रही है या फिर पत्थर पड़े हैं। लेकिन आप यकीन मत मानिए, यह पूरा गांव बसा हुआ था। यहाँ पे घर थे, यहाँ पे लोग रहते थे। रात की बारिश आई, ऊपर से मलबा, मिट्टी का मलबा धंस गया और वो उसने एक ही झटके में जो घर थे उसको अपने अंदर लीन लिया। कभी ये पूरा रायगढ़ जिले में महाड़ में इतना बारिश की तूफान थी, क्योंकि 15-20 फीट पानी था। कहीं भी गए 8 दिन से नेटवर्क नहीं था। तो हमारे सरपंच ने सबको कांटेक्ट करने का प्रयास किया, किसके पास कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने मुझे कांटेक्ट किया, तभी मैं थाना में था बम्बई में। फिर मुझे बोला सब ऐसा है हुआ, तभी मैं हमारे एमएलए को फ़ोन किया। लेकिन इधर ही 4-8 दिन से पानी इतना है, नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं। फिर मैं महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से कांटेक्ट किया। वो सीएम के साथ मीटिंग में बैठा था, उनको सब जानकारी दी। उसके साथ सीएम के पास कांटेक्ट किया, हमारे जो खासदार है उनके पास किया, आदित्य ठाकरे के पास कांटेक्ट किया, सुभाष देसाई जो फॉर्मर अपना कामगार मंत्री थे उनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद अपोजिशन लीडर जो हमारे महाराष्ट्र का प्रवीण दरेकर, उनको भी बोला कि ऐसा ऐसा वो है, बहुत किधर पानी 15-20 फुट पीछे में पानी, इधर आने के लिए किधर जगह नहीं और नेटवर्क नहीं, तो प्रशासन को हिला। फिर उसने सबको प्रशासन को जगह। फिर मैं सच बात बोलता हूँ, जी 24 का जो हमारा संपादक है थाने का, जो अपना प्रतिनिधि है, उनको बोला ऐसा ऐसा बात हुआ, आप सब मीडिया को बताओ। और उसके बाद सब हम लोग सब मीडिया को बताया ऐसा ऐसा बात है। जब मैं मीडिया ने बात उठाया तभी पूरा महाराष्ट्र का सबको मालूम पड़ा। 50 लोग लेके यहाँ आया, सब तब तक यहाँ के गाँव वाले ने कम से कम 15 शव निकालता। इतना मलबा इतना है कि 10-10, 15-15 फीट मलबा है। तो अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है सब है, वो जो काम कर रहे थे, लेकिन काम करने को उधर जा नहीं सकता। जब पहाड़ी इलाका यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर मलबा के साथ घर बह के गए। कम से कम 87 लोग ये मलबा का नीचे मिले गए हैं। आज तक उसमें 10-12 चिल्ड्रन है, 33-34 महिला है, बाकी का सब पुरुष है। आज तक हमको 4 दिन में 53 शव मिला। बाकी से कम 31 से 32 शव मिला नहीं, लेकिन बॉडी अभी निकालने के काबिल नहीं। सब पास पा रहे, इसका हाथ पैर टूट रहे। तब हम सब प्रशासन और हम गांव वाला मिलकर, रिलेटिव मिलकर ऐसा डिसीजन लेके कि बॉडी का कुछ अपन नहीं हो, इसलिए उनको यहाँ ही अभी आज कलेक्टर ने डिक्लेयर किया, जो बचाव कार्य अभी स्थगित किया और सबको मृत घोषित किया। लोगों को अभी मदद की ज़रूरत है। हम जहाँ पे खड़े हैं, आप जो फुटेज देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा कि पूरा घर में मिट्टी समा गई है और कोई मदद अब तक पहुंची नहीं, ऐसा उनका कहना है। तो हम उन्हीं से जानते हैं पहले। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्ताराम जाधव है। ओके। और मैं इधर रहता हूँ, आज कम से कम 5-6 साल से रहता हूँ मैं इधर। तो अभी क्या हुआ, उस दिन हम लोग इधर बैठे हैं, सब अचानक से बाढ़ आ गई। उसमें मेरा सब, मैंने बच्चे को निकाल के उधर तक किया। और हम लोग पहले कपड़ा नहीं था पहली बात। उसके बाद हम लोग ने प्रशासन का गाड़ी हर रोज़ जाता है। आज 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, बहुत राज्य के मुख्यमंत्री आके इधर से गए तो उन्होंने भी देखा नहीं। इधर का जो आमदार खासदार है उसने बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं कि बाबा हम लोग तुम लोग
तुम लोग को हेल्प नहीं करने का तो मत करो, लेकिन हम लोग को खाना तो दे दो। ठीक है, आप क्या क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए अभी जल्दी से सरकार में हमारे लिए सारे सुविधाएं करने चाहिए। हमें छत चाहिए, कुछ खाने के लिए हमारी सारी सुविधाएं करनी चाहिए। वो गए लोग, पर जिंदा है उसको तो सब ख्याल रखना चाहिए। अभी मिट्टी घर में मिट्टी भरी हुई है। पूरा भरा है, कुछ भी सामान भी नहीं है, सब खाना भी नहीं है। आज 3-4 दिन से हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। ओके, तो इधर तो एक गाँव है छोटा सा, उन लोगों रात को आके हम लोग को निकाला, हम लोग को उधर रहने के लिए 1 दिन का सुविधा किया। क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे, कुछ रात क्या हुआ था अगर बता। उस रात हुए तो क्या है, हम लोग को लगेगा नहीं कि पानी आने वाला है, ये पूरा सूख गया था। और एक 10 3:30 के 4 4:30 के बीच में है ना, फटक से उधर वो साइड से बाढ़ आ गई, उधर से बाढ़ आ गई, वैसे पूरा भर गया। वैसे हम लोग को ही मालूम नहीं, मेरे बीवी बच्चे सब मेरी जटा सब हम लोग अंदर सोए थे। उन लोगों को जाके हम लोग कैसे हम लोग ने पहले बाहर जाने का रास्ता देखा, वो बाकी बोला पहले जान बचाओ, उसके बाद तो उधर से वो लोग आए, वो उधर एक गाँव है वो बाजू से, वो तो लोग आए, उन लोगों ने हम लोग को हेल्प किया निकालने के लिए बाहर। तो हम लोग को पूरे मिट जाते थे। इधर आसपास में कोई भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। 80 से ज़्यादा मौतें हुई तो है, लेकिन अभी कलेक्टर मैडम से बात कर जब हमने की तो उन्होंने ये कहा कि हम जितने शव निकाले हैं वो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम उसको निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हुई है। यहाँ 84 लोगों की मिसिंग होने की संभावना थी, उनमें से 53 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी है और 31 अभी भी मिसिंग है। लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने जिनके रिश्तेदार इस मलबे के नीचे होने की संभावना है, उन्होंने कल सुबह से प्रशासन के सामने ये बार विषय रखा कि वो इस ऑपरेशन को अब बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो बॉडीज़ निकाली जा रही थी वो बहुत ही म्यूटिलेटेड और डिकम्पोज फॉर्म में थी और एक मृतदेह के साथ इस तरह की विडंबना ना हो, इसलिए यहाँ के सभी जो रिश्तेदार जो बचे हैं वो और यहाँ के स्थानिक आमदार, स्थानिक लोक प्रतिनिधि, सभी ने इस तरह की भावना जब प्रशासन के सामने रखी, उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीडीआर की टीम के साथ इस पूरे एरिया का सर्वे किया गया और इस बात पर प्रशासन फाइनली पहुंचा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना स्थानिक भावनाओं को समझते हुए ज़रूरी रहेगा और ये ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। 31 मिसिंग लोगों को मिलाकर टोटल 84 लोगों की यहाँ इस तरीके की लैंडस्लाइड में मृत्यु हुई। ओके, एक सवाल मैडम, एक बात कही गई कि जो गवर्नमेंट एड है उसको पहुंचने में देर हुई। मैं फैक्ट जानना चाहता हूं, मैं ना उसमें ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महाड़ में सारे रास्ते यहाँ पहुँचने के ही नहीं, महाड़ शहर में पहुँचने के भी सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सावित्री नदी ओवरफ्लो कर रही थी। 3 रास्ते हैं महाड़ तक पहुँचने के, वरंध से आने का रास्ता है, अम्बेद से आने का रास्ता है, सभी रास्तों पे मैसिव लैंडस्लाइड्स थी। जिला प्रशासन ने 22 तारीख को 5:30 से हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ को लैंडिंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। लिखित में हमने आदेश शासन के पास भी भेजे। मेरी खुद की शासन में वरिष्ठतम स्तर पर, एयरफोर्स में वरिष्ठतम स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन उस समय मौसम ऐसा था कि एयरफोर्स के लिए भी हेलीकॉप्टर के थ्रू एनडीआरएफ का लैंडिंग करना संभव नहीं था। सुबह जैसे ही रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने के लिए भी प्रशासन के द्वारा प्रयत्न किए गए और हम पहुँच गए। अब 2 सवाल है कि पहला एक सवाल उठा था कि एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची या फिर उनको आने में देरी हुई। तो हम जहां खड़े हैं ये हम नहीं कह सकते कि प्लानिंग के कितना भी प्लानिंग किया जाए तो यहाँ पे तत्काल पहुंच सकते हैं या फिर नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम इसको इग्नोर कर सकते थे या फिर गवर्नमेंट अगर एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाए और अगर प्रॉपर एड का एक सोल्यूशन लगाए तो ये चीज़ें हो सकती हैं। याबद्दल मी प्रथमतः छत्रपती घराण्याच्या वतीनं मी श्रद्धांजली वाहतो। मगाशीच माझं जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आणि रायगड प्राधिकरणच्या वतीनं आम्हाला असं वाटलं की जे विकास शेठ आपल्या मनोगतमध्ये सांगत होते की ह्या लोकांचं ह्या
आपण स्थलांतर पुनर्वसन करू शकतो का, आणि आमची रायगड प्राधिकरणच्या वतीनं आम्ही काय करू शकतो का, ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी आमची चर्चा होत असताना त्यांनी सुद्धा मला सुचवलं की आज सरकारी जमीन आपल्या ह्या मीटर ताब्यात तिथं नसल्यामुळं आपण रायगडला त्यांना स्थलांतर करू शकतो का. आणि मी लगेच जितेंद्र आव्हाडांशी चर्चा ह्याच्यासाठी केली की आपण जर खऱ्या अर्थाने हे गाव तिथं जर ह्या इथल्या स्थानिक लोकांनी मान्य केलं, आमदार भरत शेट्टींनी सुद्धा त्याला मान्यता दिली तर आपण हे पूर्ण गाव तिथं 3 ते 4 एकर जे काय त्यांना लागेल जमीन ते आपण रायगड प्राधिकरणच्या वतीने ती जमीन देऊ. म्हाडा त्याच्यावर छानपैकी बांधेल, एक हेरिटेज विलेज असं त्याला स्वरूप देऊ, कारण का त्याच्यातनं सुद्धा त्यांना रोजगार मिळावा हा आमचा त्यातला दृष्टिकोन आहे. आणि शेवटी त्याचं कौतुक म्हणण्यापेक्षा त्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन जितेंद्र आव्हाडांनी सुद्धा घेतला की म्हाडाच्या वतीनं आणि संयुक्त रायगड प्राधिकरणाच्या वतीनं ते आपण करू शकतो. आता शेवटी निर्णय या गावातल्या लोकांनी घ्यायचा आहे, तळ्यातल्या लोकांनी घ्यायचा आहे, आमदारांनी घ्यायचा आहे, पण आम्ही त्यांना पर्याय हा ओपन केलेला आहे आणि त्यांनी घ्यावा अशी आमची विनंती. त्यांना शेतीची जमिनीची जी काही ती अडचण आहे त्यातनं काय मार्ग तिथं निघतो का त्याच्यावर सुद्धा आम्ही विचार करू. आणि सगळे अशी महाभयानक परिस्थिती कोणावर येऊ नये, म्हणजे मला शब्द नाही आहेत, इतकी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली विचार. म्हणजे शेवटी त्या लोकांना सुद्धा त्यांच्या नातेवाईकांना सुद्धा वाटलं की आता NDRF असेल की प्रशासन सगळं काम थांबून दे, आम्ही बघू शकत नाही हे जे काय चालतं. क्या यह विस्थापन का जो ऑप्शन है वो सही में उनके काम आएगा? क्या ये सवाल है? क्यों लोग जहाँ बसे हैं, जो सदियों से उनका गांव था, उनको वो छोड़ के कहीं और बस जाएंगे? इससे अच्छा तो यह है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं उस पे वहाँ की नैसर्गिक जो भी हमारी धरोहर है उसको अच्छे से संरक्षित करें, उसको अच्छे से देखें हम कि हम उसको कैसे सराहा जाए. क्या नाम है बच्चा आपका? अक्षदा की बात है, वो कह रही है कि ठीक है वो गए, उसमें वो नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक कैलेमिटी थी, लेकिन आगे के लिए सरकार आगे आए, सरकार ये पूरे जिम्मेदारी से तय करे कि इन गांव के लोगों को घर मिले, खाना मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, इन गांव के लोगों को सारी वो सुविधाएं मिले जो उनको संविधान ने दी है या फिर उनके हक है. उनको कोई खैरात नहीं चाहिए, उनके जो हक है वही मिलना चाहिए. रोहन भिंडे, कैमरामैन वैशाली पाटिल के साथ, रायगढ़.